माय नेम इज रूपम, वेलकम टू पेडागोजी पैलेस। आज का टॉपिक है इंटेलिजेंस या बुद्धि। ये जो टॉपिक है ये सीटेट, ये ट्रिपल एस भी, कोई भी टीचिंग एग्जाम है उसमें आ जाता है, या कोई टीचिंग कोर्स कर रहा होगा, डीएलएड, कोई एक्स वाई जेड, कोई भी टीचिंग कोर्स, उसमें भी पूछ लेते हैं इंटेलिजेंस, उसके सिलेबस में होता है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इंटेलिजेंस है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, इंटेलिजेंसिया। एक लैटिन वर्ड है इंटेलिजेंसिया, उससे निकला इंटेलिजेंस, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना। इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस किससे अलग हुआ, किससे निकला है? एक लैटिन वर्ड है इंटेलिजेंसिया, और उसका मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। अब हम पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होता है। तो इंटेलिजेंस क्या होता है कि कैपेसिटी या एबिलिटी, मतलब क्षमता किसकी? टू लर्न, कुछ लर्न करने की, अंडरस्टैंड कुछ समझने की, प्रॉब्लम सोल्व करने की। कोई भी प्रॉब्लम आ गई उसको अच्छे से सोल्व कोई कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या कहते हैं? वो इंटेलिजेंस है। रीजनिंग, अच्छी तर्क शक्ति का, रीजन अच्छा दे पा रहा है, कोई भी कोई पूछ रहा है तो उसका अच्छे रीजन दे पा रहा है, तर्क शक्ति लगा पा रहा है उसके पीछे, अच्छा प्रॉब्लम सोल्विंग कर पा रहा है, और अंडरस्टैंड कर पा रहा है, लर्न कर पा रहा है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहा है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो सिर्फ क्या कर सकते हैं हम, फील कर सकते, इमेजिनेशन में जो है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट। और कॉन्क्रीट वहीं उसका ऑपोजिट होता है। कॉन्क्रीट जिसको हम टच फील टेस्ट कर सकते हैं होता है कॉन्क्रीट चीजें, और एब्स्ट्रैक्ट जिसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर पा रहा है। तो वो क्या होगा? एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा, इंटेलिजेंट पर्सन होगा। क्या क्या मैंने इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? तो एबिलिटी या कैपेसिटी टू लर्न, सीखने की, अंडरस्टैंड समझने की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की, प्रॉब्लम सोल्व करने की, और अडेप्ट टुवर्ड एनवायरनमेंट, मतलब हर परिस्थितियों में अपने आप को डाल ले, हर एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर ले, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। जैसे कई बच्चों का क्या होता है कि एक कंफर्ट जोन होता है, कि एक पर्टिकुलर जोन है या एक एरिया है जिसमें वो बैठ के पढ़ते हैं, उसके अलावा कोई भी उनको अलग एरिया दोगे या कोई अलग जगह दोगे तो वो नहीं पढ़ पाते। तो ये, तो जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो हर एनवायरनमेंट में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उसको कोई सा भी कैसा भी एरिया दो, वो अपने आप को वहाँ अडेप्ट कर लेगा। वो ये नहीं कहेगा कि यहाँ गर्मी लग रही है मेरे को या सर्दी लग रही है, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो हर एनवायरनमेंट में अपने आप को जो अडेप्ट कर पा रहा है वो क्या होता है? इंटेलिजेंस। एबिलिटी या कैपेसिटी टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और अडेप्ट टू एनवायरनमेंट। हर एनवायरनमेंट में अपने आप को डाल सके, हर परिस्थितियों में अपने आप को डाल सके, वो होती है इंटेलिजेंस। अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। अब हम पढ़ेंगे कि पहली बार इंटेलिजेंस पर किसने काम किया। तो सर फ्रांसिस गाल्टन ने पहली बार इंटेलिजेंस पर बात की या काम किया। उन्होंने एक बुक लिखी, हेरिडिटी जीनियस, बुक लिखी हेरिडिटी जीनियस। हेरिडिटी जीनियस उन्होंने बुक लिखी, और इनको सर फ्रांसिस गाल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स भी बोला जाता है। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज यूजेनिक्स। तो यूजेनिक्स का मतलब होता है इम्प्रूव इम्प्रूव जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब कि जब हम, जो ह्यूमंस होते हैं, जो उसके अंदर क्या होती है, जीन्स होते हैं, जो हम अपने हेरिडिटी होती है, जो हम अपने पेरेंट्स से गेन करते हैं, पेरेंट्स से लेते हैं, उस जो भी जीन्स है उसकी क्वालिटी को अच्छा करना। जैसे कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो क्या करते हैं, डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि अच्छा न्यूट्रिशन लो, हेल्थी खाना खाओ, केसर या बादाम ये चीज खाओ। क्यों? क्योंकि जो मदर कंज्यूम करेगी वही फीटस या बेबी को जाके लगेगा, या वही वो फीटस भी कंज्यूम करेगा। अगर अच्छा कंज्यूम करेगी तो बच्चा क्या होगा? हेल्दी होगा। अच्छा, न्यूबॉर्न जो बेबी होगा वो अच्छे से डेवलप कर पाएगा, अच्छे उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाएगा। तो इस चीज की स्टडी करना कि हम कैसे जेनेटिक मेकअप को इंक्रीज कर सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, वो होता है यूजेनिक्स। तो फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन है? सर फ्रांसिस गाल्टन है, जिन्होंने पहली बार इंटेलिजेंस पर काम किया है, इंटेलिजेंस की बात की, और बुक लिखी है हेरिडिटी जीनियस। अब एक पॉइंट लाइन है या नोट बना के लिख लेना, इंटेलिजेंस इज अ रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। मैं जब ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ा रहा था जब भी बताया था कि जो डेवलपमेंट है उस पर हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता और वातावरण यानी एनवायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ेगा। डेवलपमेंट ही क्या है? प्रोडक्ट है किसका? हेरिडिटी
और एनवायरमेंट का। खाली हेरिडिटी से भी डेवलपमेंट नहीं होगा, चाहे कोई सा भी डेवलपमेंट हो, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, कैसा भी डेवलपमेंट हो, इंटेलिजेंस मेनली किस में आ जाएगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएगा, है ना। तो इंटेलिजेंस पर भी एनवायरमेंट और हेरिडिटी का दोनों का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किस में आ रहा है वो, कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निशन में आ रहा है इंटेलिजेंस, ठीक है। तो कोई सा भी डेवलपमेंट हो उस पर दोनों का प्रभाव पड़ेगा, मैंने बताया था हेरिडिटी का भी और एनवायरमेंट का भी। कई कई चीजें ऐसी होती है जिसमें ज्यादा हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि इंटेलिजेंस, उसमें से एक है इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि पर जो ज्यादा प्रभाव होता है वो जीन्स का होता है, हेरिडिटी का होता है, हेरिडिटी ट्रेट्स का होता है, जो भी हम अपने पेरेंट्स से गेन करते हैं उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है इंटेलिजेंस पर, ठीक है। तो ये लिखा है इंटेलिजेंस इज अ रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इंटेलिजेंस किसका रिजल्ट है, प्रोडक्ट है इसका, हेरिडिटी, अनुवांशिकता और एनवायरमेंट का, दोनों का। अब मान लो कि कोई एक बच्चा है, उसके जीन्स बहुत अच्छे, उसका कोग्निटिव लेवल बहुत अच्छा, उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, लेकिन हम उसके जो दोस्त है वो चोर है, डकैत है, या नशेड़ी, मतलब एक्स वाई जेड के, मतलब थोड़ी बेकार संगत के है, तो क्या वो एक अच्छा बच्चा बन पाएगा, या वो सक्सेस हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसको, उसके पास जीन्स तो है, उसके अंदर एबिलिटी तो है, लेकिन वो अपने आप को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहा, तो उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो अच्छा कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा, यदि एनवायरनमेंट तो दे पा रहा है, अच्छे बच्चों में बैठ रहा है, अच्छे संगत में बैठ रहा है, माहौल अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जीन्स ही नहीं है, उसके अंदर हेरिडिटी ही नहीं है, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो भी उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, या उसकी बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको, उसके पास जीन्स ही नहीं है। और इंटेलिजेंस या कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए दोनों का, किसका, हेरिडिटी का भी और एनवायरनमेंट का भी। सिर्फ हेरिडिटी से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ एनवायरनमेंट से भी काम नहीं चलेगा, दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके अब हम पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया, या फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। पहले विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि हम जो अपनी सेना में है वो एक इंटेलिजेंट सोल्जर, या जो इंटेलिजेंस सैनिक होंगे उनको जो है वो क्या करेंगे, भर्ती करेंगे या उनको शामिल करेंगे। तो इसके लिए फ्रांस के साइंटिस्टों से कहा कि तुम टेस्ट बनाओ, जिस जो टेस्ट हम कर सके, और एक इंटेलिजेंट सोल्जर को जो है वो हम फौज में या आर्मी में ले सके। तो एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने 1904-1905 के बीच में इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, जिनको एल्फ्रेड बिने को और क्या बोल देते हैं, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ये याद रखना है, फादर ऑफ यूजेनिक्स सर फ्रांसिस गाल्टन, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एल्फ्रेड बिने। पहली बार इंटेलिजेंस पर बात किसने की, सर फ्रांसिस गाल्टन ने। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने बनाया, एल्फ्रेड बिने ने बनाया पहली बार इंटेलिजेंस टेस्ट। किसके साथ मिलकर बनाया, थियोडोर साइमन के साथ मिलकर बनाया। किसके इनिशिएटिव पर बनाया, फ्रांस गवर्नमेंट की इनिशिएटिव पर बनाया इंटेलिजेंस टेस्ट। अगला एक हमारा जो कंसेप्ट आ जाता है वो आ जाता है मेंटल एज का। मेंटल एज क्या होती है, दो टाइप की एज होती है, एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब वास्तविक एज। अब मान लो कि कोई एक बच्चा वो 18 साल का है, तो उसकी वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज 18 साल है। जो उसकी आयु होगी हम उसको क्या बोल देते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक आयु। दूसरी होती है मेंटल एज। एक 18 साल का बच्चा है, उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है 18, और उसकी मानसिक आयु 19 भी हो सकती है और 17 भी हो सकती है। वो उसकी किस पे डिपेंड करेगी, आईक्यू पर, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट पे डिपेंड करेगी। मेंटल एज या मानसिक एज वो उसकी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो मेंटल एज का जो कंसेप्ट है वो भी किसने दिया, एल्फ्रेड बिने ने दिया। एल्फ्रेड बिने ने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया, एल्फ्रेड बिने ने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया। एल्फ्रेड बिने को ही क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अगला कंसेप्ट है आईक्यू। आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। जैसे कि हम वेट को केजी में मापते हैं, किसी भी क्वांटिटिव यूनिट जो मेजरिंग यूनिट में नापते हैं वेट को, किसमें, केजी में या ग्राम में, ऐसे ही हम इंटेलिजेंस को, बुद्धि को किसमें नापते हैं, आईक्यू में, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट में नापते हैं। ये इंटेलिजेंस की यूनिट है आईक्यू। आईक्यू का जो कंसेप्ट है पहली बार वो किसने दिया, विलियम स्टर्न ने दिया, 1912 में दिया, 1912 में, 1912 में किसने दिया, विलियम स्टर्न ने। वहीं आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो 1916 में किसने दिया, लुइस टर्मन ने दिया। अब याद रखने की क्या ट्रिक है
कि सर फ्रांसिस गाल्टन, ये तो समझ में आ गया। अब क्या है, अल्फ्रेड बिने ने जो टेस्ट दिया वो 1904 और 5 में दिया, ये याद करना है। उसके बाद मेंटल एज का कंसेप्ट 4, फिर 8, 4 का टेबल पढ़ना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो 4 का टेबल से हम याद रख सकते हैं ये सीक्वेंस में कि 1904 में इंटेलिजेंस टेस्ट दिया अल्फ्रेड बिने ने, थियोडोर साइमन ने। 1908 में मेंटल एज दिया किसने, अल्फ्रेड बिने ने। 1912 में विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कंसेप्ट दिया और 1916 में फॉर्मूला दिया किसने, लुईस टर्मन ने। तो 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये हम इसे याद रख सके। 1994 1904 1908 1912 और 1916। अब आईक्यू का फॉर्मूला दे दिया लुईस टर्मन ने। क्या फॉर्मूला था, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला याद याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है। मेंटल एज देके क्रोनोलॉजिकल एज पूछ लेंगे या क्रोनोलॉजिकल एज देके मेंटल एज पूछ लेंगे। तो पूछ कोई भी होगा, आईक्यू दे देगा कि एक बच्चे का आईक्यू 100 है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 20 है, अब उसके तुम मेंटल एज निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, या मेंटल एज दे देगा, क्रोनोलॉजिकल एज दे देगा और आईक्यू पूछ लेगा, या आईक्यू दे देगा, मेंटल एज दे देगा और क्रोनोलॉजिकल एज पूछ लेगा। तो कुछ भी कर सकता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि उसकी वास्तविक आयु क्या है। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो लुईस टर्मन ने दिया, एम ए अपॉन सी इंटू 100। अब आईक्यू का फॉर्मूला दे दिया इन्होंने, आईक्यू की टेबल भी दी लुईस टर्मन ने कि आईक्यू का टेबल क्या है कि जो 90 से 110 जिसका आईक्यू होगा, 90 to 110 वो क्या होगा, एक एवरेज आईक्यू होगा। हमारे 64% जो पॉपुलेशन है, ज्यादातर जो लोग है वो एवरेज आईक्यू के लोग हैं, उनका आईक्यू कितना है, 90 से 110 है। अब 90 से 110 में से 10 माइनस कर दो और 10 प्लस कर दो। जब माइनस करेंगे 10 किस क्या आ जाएगा, 80 से 90 वो क्या है, बिलो एवरेज। एवरेज क्या हो गया, 90 से 110, 10 कम करा 80 से 90 बिलो एवरेज, 10 बढ़ाया 110 से 120 अबव एवरेज। तो ये तीन याद हो जाएंगे। एवरेज आईक्यू याद रखना है 90 से 110 होता है, बिलो एवरेज जो होता है वो 80 से 90 होता है, अबव एवरेज होता है 110 से 120। अब 120 से जैसे ऊपर जाएगा उसको हम कह देंगे सुपीरियर है, सुपीरियर। और गॉड गिफ्टेड कितना, कोई पूछ ले कि गॉड गिफ्टेड बच्चों का कितना आईक्यू होता है, तो 140 प्लस। आई रिपीट माई वर्ड्स, 140 प्लस जिसका आईक्यू होगा वो होगा गॉड गिफ्टेड। और बॉर्डर लाइन आईक्यू हम बोल देते हैं 70 से 80, 70 to 80 जिसका आईक्यू होगा 70 to 80 के बीच में वो होगा बॉर्डर लाइन। और एक और हो जाता है 0 to 24, 0 to 24 जिसका आईक्यू होगा उसको हम बोल देते हैं इडियट्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, इडियट्स। तो ये टेबल समझ में आ गई। 90 से 110 एवरेज, उसमें 10 कम किया, 80 से 90 बिलो एवरेज, 10 बढ़ाया, 110 से 120 अबव एवरेज, और ईडीएस 0 to 24, और बॉर्डर लाइन 70 to 80 आईक्यू, और गॉड गिफ्टेड बच्चे का आईक्यू जो होगा वो होगा 140। अब हम पढ़ेंगे गॉड गिफ्टेड बच्चे के बारे में। गॉड गिफ्टेड बच्चे का आईक्यू 140 प्लस होता है, ठीक है। गॉड गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला इंटेलेक्चुअल ब्राइट, दूसरा टैलेंटेड और तीसरा क्रिएटिव। इंटेलेक्चुअल ब्राइट का मतलब जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, जिसका कॉग्निटिव लेवल अच्छा हो। जैसे कि एक बच्चा है, उसके मान लो सीबीएसई 10th में उसके टॉप आए, उसने टॉप कर दिया, उसके 99% आ गए, तो वो क्या है, गॉड गिफ्टेड है, या हम उसको कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड है। इंटेलेक्चुअल वो क्या है, ब्राइट है, इंटेलेक्चुअल ब्राइट है, यानी कि उसका कोग्निशन लेवल है, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हुआ है, उसका जो आईक्यू है बहुत अच्छा है, तो वो आ जाएगा इंटेलेक्चुअल ब्राइट में। दूसरा टैलेंटेड, जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली तो इतना नहीं पढ़ रखे, ना उन्होंने कोई टॉप मार रखा है डिग्री, ना उनके पास इतनी कोई डिग्री है, लेकिन वो टैलेंटेड है, वो भी एक गॉड गिफ्टेड। विराट कोहली जैसा तो कोई और है नहीं दुनिया में क्रिकेटर। तो जो विराट कोहली उसके पास क्या है, एक टैलेंट है। क्या टैलेंट है, क्रिकेट का टैलेंट है, क्रिकेट खेल सकते हैं वो। क्या उन जैसा क्रिकेट कोई और खेल सकता है, नहीं। तो ये भी गॉड, ऐसे ऐसे गॉड, ये भी वो भी गॉड गिफ्टेड है, लेकिन वो किसकी श्रेणी में आ जाएंगे, टैलेंटेड में। तो 3 प्रकार के जो है वो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं। पहला इंटेलेक्चुअल ब्राइट, जिसका कॉग्निटिव लेवल तेज होता है, 99% ला रहे, 100% भी लाते हैं, तो वो क्या है, इंटेलेक्चुअल ब्राइट है। दूसरा टैलेंटेड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो,
MS धोनी, विराट कोहली, बहुत कम लोग ही तो ये सब बन पाए। हर बच्चा थोड़ी है ये सब कर सकता है, हर कोई थोड़ी विराट कोहली बन सकता है। तो उसके अंदर क्या है, टैलेंट है, टैलेंट के बल पे वो क्या है, गॉड गिफ्टेड। तीसरा क्रिएटिव, मान लो कोई पेंटिंग बना रहा है, एक सिंपल पेंटिंग में एक क्रिएटिविटी दिखा, उसके अंदर फूल पत्तियां XYZ कुछ भी लगाया और क्रिएटिव बनाया उसको, तो वो क्या होते हैं, क्रिएटिव। क्रिएटिविटी भी किसके अंदर आ जाती है, गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऑल जो भी बच्चा क्रिएटिव होगा उसका IQ हाई होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी बच्चे का IQ कम है वो भी क्रिएटिव हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑल क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव हाई IQ। नहीं, ये हम बिल्कुल गलत। कोई एक सामान्य IQ का, एवरेज IQ का बच्चा भी क्रिएटिव हो सकता है। तो 3 प्रकार के गॉड गिफ्टेड होते हैं, इंटेलेक्चुअल ब्राइट, टैलेंटेड और क्रिएटिव। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिपेंडेंट डिसीजन, वो स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होंगे निर्णय लेने के लिए। उनके अंदर क्षमता होगी, इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, खुद अपना कार्य कर सकते हैं। और जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होंगे वो सामान्य से अलग होंगे, उसके अंदर अच्छा डिसीजन मेकिंग पावर होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अच्छे से कर पाएंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन, वो अच्छे से प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे, हर एनवायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे। ये सब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, गॉड गिफ्टेड की। क्या, कि इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएंगे, अच्छी तरह प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे अच्छे से, और हर एनवायरमेंट में अपने आप को ढाल पाएंगे एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन। दूसरी सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या होता है, आत्म प्रभावकारिता, मतलब कि आई कैन डू वाली फीलिंग, कि मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। तो वो जो फीलिंग है वो उसको बोलते हैं हम सेल्फ एफिकेसी, मतलब सेल्फ खुद कुछ कर सकता है। आई कैन डू वाली जो फीलिंग होती है वो किसके अंदर है, सेल्फ एफिकेसी, आत्म प्रभावकारिता। तीसरा क्रिएटिव आइडिया, वो अच्छे क्रिएटिव आइडियाज होंगे उसके पास गॉड गिफ्टेड बच्चों के अंदर, ठीक है, अच्छे अच्छे आइडियाज सोच के लाएगा किसी भी चीज को अच्छी बनाने के लिए। क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा होगी, जानने की इच्छा होगी उसके अंदर, क्या होगा, जिज्ञासा होगी कुछ भी काम करने की। ऐसा उसको कहना नहीं पड़ेगा कि पढ़ ले, वो खुद पढ़ेगा, या खुद उसको कहना नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती करवाना नहीं पड़ेगा। जैसे हमें तो जबरदस्ती करवाना पड़ता है कि चल बेटा पढ़ ले, या कुछ भी चल जबरदस्ती कर, लेकिन जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होंगे वो खुद, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, जानने की इच्छा होगी, उनको किसी से करवाना नहीं पड़ेगा, कोई करवाएगा नहीं उनसे, वो खुद करेंगे, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी। एक्सीलेंट मेमोरी होगी, उनकी जो स्मृति होगी वो क्या होगी, एक्सीलेंट होगी, अच्छी होगी, उसकी अच्छी मेमोरी होगी, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाएंगे। अब जब मान लो एक क्लास है, उसमें हम नॉर्मल बच्चे को भी बैठा रहे हैं और गॉड गिफ्टेड को भी बैठा रहे हैं, तो गॉड गिफ्टेड बच्चे तो बोर हो जाएंगे, तो हम उसके लिए हम क्या क्या प्रावधान कर सकते हैं, तो 2 प्रावधान कर सकते हैं हम, इनिशिएटिव ले सकते हैं। क्या, एनरिच्ड कैरिकुलम, जो नॉर्मल बच्चों के लिए कैरिकुलम बनाया गया है उसमें कुछ ऐड कर देंगे गॉड गिफ्टेड बच्चों के लिए। मान लो नॉर्मल बच्चे के लिए 7 चैप्टर लिए गए, 7 चैप्टर है पूरे एक सब्जेक्ट में, और वहां गॉड गिफ्टेड बच्चे ही पढ़ रहे, तो उनके लिए 8 कर देंगे, 9 कर देंगे, थोड़ी सिंपल से कॉम्प्लेक्स कर देंगे चीजों को, एनरिच कर देंगे। यानी एनरिच का मतलब बढ़ाना, किसमें, करिकुलम में, एनरिच करिकुलम। दूसरा एसेलरेशन, एसेलरेशन का मतलब क्या होता है, उनके लिए ये प्रावधान कर देंगे, इनिशिएटिव ले लेंगे कि 1 साल में उनको 2 क्लास करा देंगे। एसेलरेशन का मतलब होता है 1 साल में 2 क्लास कराना। वैसे हमारी जो वो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक साल में 1 ही क्लास होती है, लेकिन जो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 साल में 2 क्लासेस करा सकते हैं। तो ये प्रावधान है, ये याद रखना कि गॉड गिफ्टेड बच्चे अगर नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ेंगे तो उनकी पेस स्पीड तो ज्यादा होगी नॉर्मल बच्चों से, वो तो बोर हो जाएंगे। तो हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, एनरिच्ड कैरिकुलम, कैरिकुलम में बढ़ोतरी कर सकते हैं। दूसरा एसेलरेशन, 1 साल में 2 क्लास करवा सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया व्हाट इज इंटेलिजेंस, एबिलिटी या कैपेसिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और अडेप्ट टू एनवायरनमेंट। पहली बार इंटेलिजेंस पर बात किसने की, सर फ्रांसिस गाल्टन ने बात की, फादर ऑफ यूजेनिक्स, हेरिडिटी जीनियस बुक लिखी। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है इंटेलिजेंस पर। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट है पहली बार 1904 और 5 में एल्फ्रेड बिने, थियोडोर साइमन ने दिए, फ्रांस की गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पर दिए। 1908 में मेंटल एज का कंसेप्ट एल्फ्रेड बिने ने दिया। 1912 में विलियम स्टर ने आईक्यू का कंसेप्ट दिया। 1916 में आईक्यू का फॉर्मूला वैल्यू स्टरमन ने, MO/CA/100। और गॉड गिफ्टेड बच्चों के बारे में पढ़ा। 3 प्रकार के जो है वो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअल ब्राइट, टैलेंटेड और क्रिएटिव। थैंक यू।